बात करें बेटा जी यहाँ पर हम जीवों में जनन की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सप्ताह के 3 दिन हम पढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में, 12वीं कक्षा के अध्याय देखते हैं और सप्ताह के आखिरी 3 दिन में हम 11वीं कक्षा के अध्याय देखते हैं। क्योंकि नीट की तैयारी अगर करनी है तो आपको 11th और 12th दोनों अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा जी चैप्टर हमारा चल रहा था जीवों में जनन और इसमें हम लोग अलैंगिक जनन की बात कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं किसकी? लैंगिक जनन की। तो 2 दिन और दीजिए, मतलब आज का और कल का, यानी होपफुली कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो गुड आफ्टरनून है, नमस्कार है, आवाज नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है मेरे भाई, बिल्कुल आ रही है। चलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जोया, कुमार, नीट लवर, विकास, राधा, राकेश, रिया, प्रीति, जशवंत, मलाइका, लिलिमा, ओके जी, और भी हैं राधा, राकेश, प्रिया, गुरु, नीट लवर, राधे राधे, वीर कुमार। चलिए जी, चलिए, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का। आइए बिना टाइम वेस्टेज करे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। नीट 2022 का 20 सितंबर से एक वीआईपी कोर्स यानी विजेता कोर्स चालू हो चुका है, जिसमें 2 टीचर एक तरीके से आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। एक टीचर आपके पास लेक्चर रिकॉर्ड करके भेज रहा है और दूसरा टीचर आपके डाउट्स को सॉल्व कर रहा है, ताकि आपके डाउट भी सॉल्व हो जाएं और आपको टॉपिक भी समझ में आ जाए। कंप्लीट सिलेबस होएगा, स्ट्रक्चर्ड वे में होएगा, वीडियो सॉल्यूशंस होंगे, सब कुछ होएगा। आपको कोई भी जानकारी लेनी है इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 012471585250, या कमेंट सेक्शन में आप मेरे से कुछ पूछ सकते हैं, या आपके पास एक पोल आएगा, कृपया करके जल्दी से जवाब दीजिएगा जो ऐप पर है। ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे चलते बेटा। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर, हमारे टॉपिक पर आते हैं लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन, ध्यान से सुनिएगा, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है, इंपॉर्टेंट भी है, सिंपल भी है, इंपॉर्टेंट सिंपल दोनों है। ठीक है, लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं। लैंगिक जनन का एक सिंपल सा मीनिंग, लैंगिक जनन एक ऐसा जनन जो विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। पहला बिंदु लिख सकते हैं, सीधा सीधा लिख लीजिए अपनी कॉपी में, साथ साथ लिखते जाइए। पेन और कॉपी आपके साथ होनी चाहिए, है ना, आपके हथियार आपके पास होने चाहिए। और आपका हथियार क्या है? नीट क्लियर करनी है तो आपके पास पेन और कॉपी दोनों होनी चाहिए। सबसे पहला बिंदु कि लैंगिक जनन एक ऐसा जनन जिसमें 2 जनक की आवश्यकता है। 2 जनक क्या उत्पन्न कर रहे हैं साहब? यहां पर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न कर रहे हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? युग्मक बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं। अब ये जो 2 गैमेट्स है, एक नर से आया हुआ, एक मादा से आया हुआ, जब ये संलयन करते हैं, संलयन यानी जुड़ते हैं, जब इनकी मिक्सिंग होती है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? निषेचन, जिससे विभिन्नताएं पैदा होती हैं। अब जरा सोचिए, 2 अलग अलग कोशिकाएं मिलकर अगर एक कोशिका बनाएंगी तो उन दोनों कोशिकाओं के करैक्टर, उन दोनों कोशिकाओं के लक्षण उस कोशिका में आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। एक नर के एक मादा के लक्षण उस कोशिका में आएंगे। और वो कोशिका जो युग्मनज बन रही है, जो युग्मनज कहला रही है, जो युग्मकों के संलयन से बनेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? युग्मनज, जायगोट, वो आगे चलकर भ्रूण बनाएगी, भ्रूण आगे चलकर शिशु बना रहा है। तो कुल मिलाकर वो जो शिशु जो होएगा वो अपने माता पिता के जैसा नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि क्या आई है? विभिन्नताएं आई हैं, वेरिएशंस आए हैं। किसमें? लैंगिक जनन में। तो ये सिंपल सी मीनिंग था किस चीज का? लैंगिक जनन का, कि भैया यहां पर 2 जनक की आवश्यकता है। सिंपल। अब ये जो 2 जनक जो हैं, ये क्या उत्पन्न करते हैं साहब? ये विशेष प्रकार की कोशिका, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? युग्मक निर्माण करते हैं। फिर युग्मकों का निर्माण होने के बाद नर युग्मक कौन? शुक्राणु। मादा युग्मक कौन? अंडाणु, जिसे हम बोलते हैं, जैसे अभी अभी पीछे दिख रहा था आपको, इसको हमने बोला है अंडाणु, और ये पीछे से ये जो आ रहे हैं ये कौन है? शुक्राणु है। ठीक है, तो शुक्राणु और अंडाणु, इनको हमने क्या बोला है? युग्मक। इनका निर्माण होता है। अब साहब ये जब बन जाते हैं तो इनका अब संलयन कराना पड़ेगा, यानी युग्मकों का स्थानांतरण होएगा, युग्मक को ट्रांसफर किया जाएगा। जब ट्रांसफर हो जाएगा, युग्मक संलयन करेगा, तो क्या होएगा सर? उस प्रक्रिया को हम बोलेंगे निषेचन, फर्टिलाइजेशन। और निषेचन के फल स्वरूप क्या बनेगा? सीधी सी बात है, युग्मनज बनेगा है। उस युग्मनज को अंग्रेजी में क्या बोला? जायगोट बोला। युग्मक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गैमेट बोलते हैं। और निषेचन को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सिंपल, बच्चों वाली चीज है। ठीक है, अब साहब ये युग्मनज जो होएगा ये आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करेगा और वो फाइनली भ्रूण से शिशु का निर्माण हो जाएगा।
अब ये जो शिशु जो होएगा ये अपने जनक के जैसा नहीं होएगा, जनक से थोड़ा सा अलग होएगा, यानी क्या आएंगी, विभिन्नताएं आएंगी। और विभिन्नताएं अगर आएंगी तो विभिन्नताएं उत्तरदायी होती हैं किस चीज के लिए भैया, विकास के लिए। विभिन्नताएं उत्तरदायी होती हैं किस चीज के लिए, विकास के लिए। ठीक है, अब एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने खुद ऑब्जर्व किया, क्या, विकास। कहां पर, मेरे घर में। ध्यान से सुनिएगा, मैंने खुद ऑब्जर्व किया क्या, विकास मेरे घर में। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। जब मैं छोटा था ना, तो मान लेते हैं कितना, मान लेते हैं लगभग 1 साल का जब होऊंगा, तो आप इमेजिन कर सकते हैं 1 साल के जब आप थे और मेरी बिटिया जो है वो 1 साल की है ना। मैंने देखा जब वो 1 साल की अभी हुई है, मैंने देखा कि वो मोबाइल जो होता है ना, मोबाइल उसके हाथ में था, वो ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे 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 ऐसे। यानी अभी से ही बच्चों में ऐसे लक्षण आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं आज से अगर 20 साल पुराने बच्चों की बात करें तो उनमें इतनी, मैं बोलूंगा इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था जितना ज्यादा डेवलपमेंट आज की केस में बच्चों में हो रहा है। यानी क्या हो रहा है, विभिन्नताएं आ रही है। क्या हो रहा है सर, विकास हो रहा है। यस, विभिन्नताएं ही उत्तरदायी होती हैं किसके लिए, विकास के लिए। ठीक है, तो आजकल के बच्चे आप जानते हैं बेटा, आप भी बच्चे ही हैं, है ना। सर पबजी, सर पबजी। अब तो टिकटॉक विकटॉक तो बंद हो गया, नहीं तो वो भी है जी, यही चलता था ना। क्यों, मुकेश, स्नेहलता, नैना, दिशा, पांडे जी, मानसी, खुशाल, विशाल, अनिल, स्वाति, क्या ऐसा होता था या नहीं होता था? सोचिए, आप लोग भी एडिक्टेड तो नहीं है ना फोन के लिए, पक्का ना नहीं होइएगा। चलिए जी, तो हमने यहां पर देखा सिंपल सा मीनिंग क्या था भैया, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें 2 जनक की आवश्यकता। ये दोनों जनक जो होंगे, ये इनके अंदर जो लैंगिक अंग होंगे उनमें निर्माण होएगा किसका, विशेष प्रकार की कोशिका, युग्मक। ये युग्मक आपस में संलयन करके क्या बनाएंगे, निषेचन करके युग्मनज, युग्मनज भ्रूण बनाएगा, भ्रूण शिशु बनाएगा। ये शिशु अपने जनक के जैसा नहीं होएगा, कुछ चेंजेस आएंगे, ये वेरिएशन, ये विभिन्नताएं उत्तरदायी होंगी किसके लिए, विकास के लिए। हाँ जी, बताओ, ये सिंपल शब्दों में मीनिंग समझ में आ गया लैंगिक जनन का। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, हम बात कर रहे हैं कि अगर लैंगिक जनन की बात करें तो ज्यादातर लैंगिक जनन किसमें मिलता है, देखिए निम्न श्रेणी के जीवों में भी मिलता है और उच्च श्रेणी के जीवों में भी मिलता है। यानी प्रोटिस्टा जगत में भी मिलता है और जंतु जगत में भी मिलता है। प्रोटिस्टा जगत कैसा, निम्न श्रेणी के जीव मिलते हैं, और जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम, पादप किंगडम यानी पादप जगत, ये उच्च श्रेणी के जीव है। तो निम्न श्रेणी के जीवों में भी मिलता है, उच्च श्रेणी के जीवों में भी मिलता है। क्या मिलता है, लैंगिक जनन मिलता है। अब वो जीव, ध्यान से सुनिएगा, वो जीव जो लैंगिक जनन करते हैं उनकी जीवन अवधि जो होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की जीवन अवधि होती है, उसमें कुछ अवस्थाएं आती हैं। यानी एक सिंपल शब्दों में बोलूं कि जैसे हम मनुष्य क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं ना, हाँ सर करते हैं। हमारे अंदर अलैंगिक जनन नहीं होता, हमारे अंदर कौन सा होता है, लैंगिक जनन होता है। तो जब हम लैंगिक जनन करते हैं तो हमारा जो पूरा जीवन अवधि होती है ना, हमारा जो लाइफ स्पैन होता है, हमारी जो पूरी जीवन काल जो होता है, उसमें कहीं ना कहीं अवस्थाएं आती हैं। क्या आती हैं, अवस्थाएं आती हैं। अब हो सकता है कुत्ते में, बिल्ली में ये अवस्थाएं पहले आ जाएं, बाद में आ जाए, यानी आएंगी जरूर, आएंगी जरूर ये अवस्थाएं, लेकिन हो सकता है किसी जीव में पहले आ जाए, हो सकता है किसी जीव में बाद में आ जाए। ठीक है, तो कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, आइएगा आइएगा, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं जो लैंगिक जनन में आती हैं। क्या बात है स्वाति, वेल डन सर, हम डाउटनट के लिए एडिक्टेड है, जबरदस्त। आइएगा, तो जीवन अवधि की अवस्थाओं में सबसे पहली जो अवस्था होती है उसे हम बोलते हैं किशोर प्रावस्था या कायिक प्रावस्था। अब सबसे पहले किशोर प्रावस्था, देखिए ये शब्द जो होता है ये मुख्य रूप से उपयोग में लिया जाता है किसके लिए, जंतुओं के लिए। और ये वाला जो शब्द जो होता है कायिक प्रावस्था, ये मुख्य रूप से उपयोग में लिया जाता है किसके लिए, पादपों के लिए। तो देखिए सबसे पहले जो शब्दों का खेल था उसको हमने जाना कि किशोर अवस्था शब्द किसके लिए, जंतुओं के लिए, कायिक प्रावस्था किसके लिए, पादपों के लिए। चीज इक्को ही है, चीज एक ही है। क्या, जरा सोचिए, जब हमारा जन्म हुआ था, जन्म के बाद जरा सोचिए, जब मेरा जन्म हुआ था, मेरा बर्थ हुआ था, मेरा जन्म हुआ था, तो क्या जन्म लेते ही
1 या 2 साल के अंदर अंदर क्या मैं पिता बनने योग्य था? नहीं ना। क्या आप लोग माता पिता बनने योग्य हैं 1-2 साल के अंदर जन्म के बाद? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया हमारे शरीर में अभी लैंगिक अंगों का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, तो जन्म लेने के बाद हम क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। हम क्या करते हैं? विकास करते हैं। हमारा शरीर क्या करता है? हमारा शरीर जो है वो क्या कर रहा है? सर हमारा शरीर जो है वो विकास कर रहा है। हमारा शरीर क्या कर रहा है? सर विकास कर रहा है। ठीक है, तो शरीर क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। और विकास करने के दौरान क्या हो रहा है? जो लैंगिक अंग हो रहे हैं, जो लैंगिक अंग जो हैं उनका निर्माण हो रहा है, वो वृद्धि कर रहे हैं। यानी जैसे हम बात करें एक नर मनुष्य की बात करें तो नर में कहीं ना कहीं लैंगिक अंग जो होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? वृषण। क्या है वो? सर लैंगिक अंग है। क्या कर रहा है? जन्म के बाद हमारे अंदर नर में जो वृषण जो होते हैं जिनको हम टेस्टिस बोलते हैं, क्या कर रहे हैं? सर वृद्धि कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार मादा में अंडाशय जो है, कौन? अंडाशय क्या कर रहे हैं? ओवरी जिनको हम बोलते हैं, क्या कर रहे हैं? सर वृद्धि कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। मैंने कहा जी वेल डन, बहुत ही बढ़िया, सिंपल सी बात थी। तो वो अवस्था जिसमें कुल मिलाकर ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। क्या बोला? ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, उस अवस्था को हमने जंतुओं में नाम दिया है क्या? किशोर अवस्था। नाम में ही आ रहा है किशोर, यानी बाल्य अवस्था, बालक। ठीक है, किशोर का मतलब ही क्या होता है? एक बाल्य अवस्था, यानी बालक है, छोटा सा बच्चा है जो धीरे 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 क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। चलो सर ठीक है, समझ में आ गया। इतनी सी बात क्लियर है। सर किशोर का मतलब क्या होता है? उपाध्याय बाबू बता दिया, किशोर का मतलब बाल्य, बालक, छोटा सा बालक। ठीक है, तो जब हम पैदा हुए थे तो हम क्या कहला रहे थे? नवजात शिशु। जब हमारा जन्म हुआ था तो हम क्या कहला रहे थे? नवजात शिशु। फिर हम शिशु अवस्था से हमने धीरे 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 हमारे मम्मी पापा ने हमें खाना खिलाया, हमें पोषण दिया, हमारे अंदर ऊर्जा आई, हमारी कोशिकाओं ने वृद्धि करी या कोशिकाओं की संख्या बढ़ने लग गई। धीरे धीरे हम वृद्धि करने लग गए, धीरे धीरे हम विकास करने लग गए। जैसे विकास कर रहे थे तो हमारे जो लैंगिक अंग है वो भी क्या कर रहे थे? वृद्धि कर रहे थे, विकास कर रहे थे। तो वो समय, वो काल जब हमारी क्या हो रही थी? ग्रोथ हो रही थी, हमारा विकास हो रहा था। जिस अवस्था में हम जनन योग्यता नहीं दर्शा रहे थे, हम जनन नहीं कर सकते थे, हम बालक पैदा नहीं कर सकते थे या बालिका पैदा नहीं कर सकते थे, यानी माता पिता नहीं बन सकते थे, वो अवस्था क्या कहला रही थी? किशोर अवस्था। वही पादपों में इसको हम क्या बोलते हैं? कायिक प्रवस्था। ठीक है, सिंपल सा, क्या बोलते हैं? कायिक प्रवस्था। ठीक है, अब ये तो हो गई है पहली अवस्था। अब आगे चलते हैं। अब दूसरी अवस्था जो आ रही है, सीधी सी बात है। अब मान लेते हैं एक लड़का है या एक लड़की है, एक नर है और एक मादा है। हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, नर है या मादा है। नर जो है वो लगभग 12 से 14 वर्ष का जब हुआ, 12 से 14 वर्ष का, वही मादा जो है वो लगभग 10 से 12 वर्ष की जब हो गई। ठीक है, अब जन्म से लेकर 12 से 14 वर्ष और जन्म से लेकर 10 से 12 वर्ष नर में और मादाओं में, ये जो समय जो था, कब से लेकर? जन्म से लेकर अब तक का जो काल था, इसको हमने बोला क्या? किशोर अवस्था। किशोर अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में जिसमें हमारे लैंगिक अंगों का क्या हो चुका है? विकास हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुका है। हमारा भी विकास हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुका है। अब क्या होएगा? जैसे ही एक नर 12 से 14 वर्ष का होता है तो उसके शरीर में ना कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं। आप में से कितने बच्चों को याद है? देखो मुझे तो याद है, बहुत अच्छे तरीके से याद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे को कैसे याद है कि मेरे शरीर में चेंज आया था, मेरे शरीर में कुछ अचानक से परिवर्तन आया था। मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। मैं जब अपने स्कूल में पढ़ता था तो मेरा ना इंटरेस्ट होता था कि इसमें म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। हमारी ना म्यूजिक की क्लास चला करती थी और हमारी जो मैडम होती थी
बहुत अच्छा म्यूजिक सिखाती थी। तो मैं बजाता था, वो आपने सुना होगा हारमोनियम, हारमोनियम, ठीक है। और हमारे स्कूल में जब प्रेयर होती थी तो उसमें जो प्रेयर जो होती थी उसमें हारमोनियम भी बजाता था, थोड़ा बहुत गाता भी था, ठीक है। अब क्या हुआ था पता नहीं, अचानक से एक दिन जब मैं लगभग 12 से 14 वर्ष का जब हुआ, तो अचानक एक ही दिन में, मेरे को याद है अच्छे तरीके से, एक ही दिन में सडनली क्या हुआ, सुबह जब मैं उठा, स्कूल गया, तो हमारी मैडम जब हमें प्रैक्टिस करा रही थी, अचानक आवाज में ना चेंज आया, आवाज में चेंज आ गया, आवाज भारी हो गई, आवाज भारी हो गई, आवाज थोड़ी सी हैवी हो गई, साउंड जो था वो थोड़ी सी अलग सी हो गई, बदल सी गई। मैडम ने कहा ये क्या हो गया, है ना। तो उस टाइम तो आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए पता लगा, अरे बाबू ये जो चेंज जो आया था ये क्या था, ये मेरे अंदर उसी प्रकार से कई मनुष्यों के अंदर क्या होता है, सडनली एक चेंज आता, कईयों में सडनली आ सकता है और कईयों में धीरे धीरे भी आ सकता है। मेरे अंदर सडनली चेंज आया, क्या, आवाज भारी हो गई है। ये क्या था, ये था क्या कि हमारे अंदर नर में एक लक्षण पैदा हो रहे हैं जिनको हम बोलते हैं द्वितीय लैंगिक लक्षण, ठीक है। और ये जो द्वितीय लैंगिक लक्षण जो होते हैं, जिसमें नर में क्या होता है, आवाज थोड़ी सी हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है। सर हमें ये नहीं याद, कोई बात नहीं बेटा, मुझे याद था, मैंने आपको बता दिया। पहले मेरी आवाज थोड़ी सी पतली होती थी, है ना, बाद में भारी हो गई। तो ये सडन चेंज जो आया था वो क्या कहला रहा है, द्वितीय लैंगिक लक्षण, जिसके लिए उत्तरदायी कौन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। यानी कहीं ना कहीं मेरे शरीर में चेंज जो ला रहे थे वो कौन ला रहे थे, हार्मोन ला रहे थे, जो मेरे शरीर में उसी प्रकार मादा के शरीर में लक्षण पैदा करते हैं, द्वितीय लैंगिक लक्षण। ये हम पढ़ेंगे कौन से चैप्टर में, मानव जनन चैप्टर में ये पढ़ेंगे, कौन से द्वितीय लैंगिक लक्षण। अभी कुल मिलाकर सिर्फ इतनी सी बात, क्या कि हमारे अंदर इस उम्र में एक नर में लगभग इतना, एक मादा में लगभग इतना क्या आ रहे थे, चेंजेस आ रहे थे, परिवर्तन आ रहे थे। और वो परिवर्तन जो लाने के लिए उत्तरदायी थे वो क्या थे, हार्मोन थे, जो हमारे शरीर में निकले और निकलने के बाद क्या ला रहे थे, द्वितीय लैंगिक लक्षण तो ला ही रहे थे, साथ ही साथ जनन योग्यता भी ला रहे थे। साथ ही साथ क्या लेकर आ रहे थे, जनन योग्यता। यानी अब मैं ये बोलूंगा कि एक नर और एक मादा इस समय क्या हो जाते हैं, इनमें चालू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है कौन सी अवस्था, जनन प्रावस्था। कैसे पता लगा, जरा सोचिए, मेरे अंदर जनन अवस्था चालू हो गई है, कैसे पता लगा। हमने बोला जब एक नर 12 से 14 वर्ष का था तो उसके अंदर कुछ लक्षण पैदा हो रहे हैं जिनको हमने बोला है द्वितीय लैंगिक लक्षण, जैसे आवाज का भारी हो जाना, दाढ़ी मूछों का आ जाना, किसमें, नर में। वहीं मादाओं में कहीं ना कहीं जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उनमें धीरे धीरे विकास स्टार्ट हो जाना, ठीक है। ये क्या कहला रहा है, द्वितीय लैंगिक लक्षण, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर द्वितीय क्यों, प्राथमिक क्यों नहीं, क्योंकि प्राथमिक लैंगिक लक्षण जो था, प्राथमिक लैंगिक लक्षण जो था वो था क्या, युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण। और युग्मक निर्माण जो है वो चालू हो जाता है, यानी शुक्राणु का निर्माण, अंडाणु का निर्माण हालांकि जन्म से पहले स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो प्रक्रिया रुक जाती है जन्म के बाद, कब तक, प्रौढ़ अवस्था आने तक। यानी मादा में जैसे ही जनन प्रावस्था आती है तो अंड जनन जो है वो चालू हो जाता है। अब ये चीजें ना देखिए आपको अभी एकदम से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब मानव जनन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर चीजें समझ में आएंगी। अभी सिर्फ इतना सा बाबू ध्यान से सुनना, पहले मैं अपनी बात बता देता हूं सिंपल सी। मैं हूं नर, ठीक है, जन्म से लेकर 12 से 14 वर्ष तक मेरे अंदर क्या थी, किशोर अवस्था। देखिएगा अपने ऊपर अपनाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपका जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, जन्म से लेकर 12 से 14 वर्ष तक हमने क्या करी है, वृद्धि करी है, विकास करा है। उस टाइम हमारा शरीर क्या कर रहा था, विकास कर रहा था, क्या कहला रही थी, किशोर अवस्था। जैसे ही एक नर 12 से 14 वर्ष का होता है उसके शरीर में परिवर्तन आते हैं, उसके शरीर में हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो लैंगिक लक्षण उत्पन्न करते हैं। कौन से, एक प्राथमिक और एक द्वितीय। द्वितीय लैंगिक लक्षण जैसे सबसे पहले प्राथमिक लैंगिक लक्षण जैसे युग्मक का निर्माण चालू हो जाता है, यानी एक नर में शुक्र जनन यानी शुक्राणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। और साथ साथ द्वितीय लैंगिक लक्षण भी आते हैं। द्वितीय लैंगिक लक्षण जैसे दाढ़ी मूछों का आ जाना, आवाज का भारी हो जाना।
हाँ जी। तो एक बच्चे ने पूछा सर आवाज भारी हो जाने में क्या क्या चेंज आते हैं? सर आवाज चेंज होने पर वोकल कॉर्ड में क्या चेंज आता है? देखो बेटा इतनी सी बात याद रखना, ये जो हमारी यहां पर अगर आपने नाम सुना हो, एक होती है ग्रसनी और एक होती है ग्रसिका, नाम सुना? एक होती है हमारी फेरिंक्स और एक होती है ईसोफेगस। ग्रसनी ग्रसिका, ठीक है। ये ग्रसनी और ग्रसिका की जब हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, जो हमारी ग्रसिका जो होती है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पर? सॉरी, ग्रसनी की हम बात कर रहे हैं, फेरिंक्स की हम बात कर रहे हैं। तो फेरिंक्स जो होती है, ग्रसनी जो होती है, वो हमारी खुलती है किसमें? श्वास नलिका में। किसमें खुलती है? श्वास नलिका में। हालांकि ये 11th क्लास में आपका जो श्वसन तंत्र चैप्टर है वहां पर आता है। अभी सिर्फ इतना सा बेटा जी, आपने अगर नाम सुना है क्या लैरिंग्स, जिसको हम कंठ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लैरिंग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंठ, ठीक है, यहां पर होता है। उसके ऊपर ना कुछ उपास्थियां मिलती हैं, उसके ऊपर क्या मिलती है? कुछ कार्टिलेज मिलते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा कार्टिलेज होता है, सबसे बड़ी उपास्थि होती है, जिसका नाम होता है आपका थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज, थायराइड उपास्थि होती है, ठीक है, जो क्या करती है? हमारी जो लैरिंग्स जो होती है, हमारी कंठ जो होती है, इसको सिकुड़ने से बचाती है। और भी होती है, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी भी होती है, कई सारी कार्टिलेजेस होती है, 4 से 5 कार्टिलेज होती है, 4 से 5 उपास्थियां होती हैं। क्रिकॉइड होती है, एरेटिनॉइड होती है, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी होती है, थायराइड कार्टिलेज होते हैं, कई सारे कार्टिलेज होते हैं, जिसमें थायराइड कार्टिलेज सबसे बड़ा होता है, ठीक है। एक लड़का जब 12 से 14 वर्ष का होता है तो उसके शरीर में चेंज आते हैं, क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। मुख्य रूप से जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। वो टेस्टोस्टेरोन हमारा जो थायराइड कार्टिलेज है ना, उसको बड़ा कर देता है। स्पेशली किसमें? नर में, मादा में नहीं, किसमें? नर में। थायराइड कार्टिलेज जब बड़ा हो जाता है तो जो हमारी वोकल कॉर्ड जो होती है, जिसको हम लैरिंक्स बोलते हैं, जिसको हम कंठ भी बोलते हैं या स्वर पेटिका भी बोलते हैं, जब वो बड़ी हो जाती है तो ध्वनि जो है वो थोड़ी सी हैवी हो जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थायराइड कार्टिलेज का बड़ा हो जाना किसमें? नर में उत्तरदायी होता है आवाज के भारीपन के लिए। अब आपने देखा होगा, जैसे मेरे अंदर आप देख सकते हैं, यहां पर दिख रहा है इसको, यहां पर इसको बोलते हैं क्या? एडम्स एप्पल, जिसको लोकल लैंग्वेज में, देसी भाषा में कई लोग इसको क्या बोल देते हैं? टेटुआ भी बोल देते हैं, बोलते हैं ना यहां पर टेटुआ। तो दिस इज नॉट एपिग्लॉटिस। अनिल कुमार, इसको एपिग्लॉटिस नहीं बोलते मेरे भाई, याद रखिएगा। एपिग्लॉटिस अलग होता है, वो कंठ छद्म होता है। जो कंठ जो होती है ना, लैरिंग्स जो होती है, कंठ जो होती है, उसका जो ढक्कन होता है उसको हम एपिग्लॉटिस या कंठ छद्म बोलते हैं, वो अलग चीज है। हम बात कर रहे हैं जो कंठ होती है उसके ऊपर कार्टिलेज मिलती है, जिसका नाम है थायराइड, जो बड़ी हो जाती है। टॉपिक से मत भटकिए, जो टॉपिक है उस पर फोकस करिएगा। हमारी बात चल रही थी क्या? जीवन अवधि की अवस्थाएं। बाबू हमने सीधा सा बोला, कहीं ना कहीं सबसे पहली जो अवस्था थी वो थी किशोर अवस्था, जिसमें क्या कर रहा है? एक जीव वृद्धि कर रहा है। फिर उसके बाद कौन सी अवस्था आई? जनन प्रावस्था, जिसमें हम पर्टिकुलरली अगर जंतुओं की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात हमने देखी कि जनन अवस्था एक ऐसी अवस्था जिसमें एक जीव जनन योग्यता दर्शाता है। कैसे? उसके अंदर युग्मकों का निर्माण हो रहा है, एक नर में शुक्राणु का, मादा में अंडाणु का निर्माण हो रहा है। सिंपल सा था। आप बोलेंगे सर ये तो चीज समझ में आ गई है, ये तो आपने जंतुओं की बात बताई है, जरा पादपों की भी बात बताओ जरा। नहीं भैया, गर्ल्स में थायराइड कार्टिलेज नहीं बढ़ता है बेटा, वो द्वितीय लैंगिक लक्षण नहीं होता है मादाओं में, याद रखिएगा। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा। हेलाइन कार्टिलेज अलग होता है विशाल इंडिया, हेलाइन कार्टिलेज यहां पर नहीं होता। हेलाइन कार्टिलेज कहां पर होता है? हमारी रिब्स जो होती हैं, रिब्स हमारी पसलियां आगे उरोस्थी से जुड़ी होती हैं, तो उरोस्थी से जब वो जुड़ती है तो वहां पर होता है क्या? हेलाइन कार्टिलेज। या आपकी जो मेरुदंड होती है, रीढ़ की हड्डी, जिसमें जो हड्डियां उनके बीच में मिलती है, क्या? आपकी कार्टिलेज, जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी बोलते हैं, याद रखिएगा, वो बनी होती है हेलाइन कार्टिलेज से, ठीक है। अभी के लिए बहुत सारी चीजें मेरे भाई, बहुत सारी चीजें समझने के लिए अभी फोकस जो टॉपिक चल रहा है उस पर करिएगा, नहीं तो टॉपिक से भटक जाएंगे, फिर किसी उस चैप्टर में भागेंगे, किसी उस चैप्टर में भागेंगे। अभी जो चल रहा है उस पर फोकस करिए, सारी चीजें आएंगी। हाँ जी बेटा, ये तो हमने बात करी जंतुओं में जनन प्रावस्था जब आ गई है तो यानी जनन योग्यता दर्शा सकता है कोई जीव, क्योंकि उसमें युग्मकों का निर्माण स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर मैं पादपों की बात करूं, किसकी बात करूं? अगर मैं पादपों की बात करूं तो पादपों में जनन अवस्था या जनन प्रावस्था, कई बच्चे पूछते हैं सर प्रावस्था अवस्था एक ही चीज है? हाँ जी, एक ही चीज है। जन्मावस्था, जनन प्रावस्था पादपों में कैसे पता लगेगी? तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं पेड़ों में, पादपों में, वो पादप जिनमें क्या मिलते हैं? पुष्प।
पुष्प उत्पन्न होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो अब आप मुझे बताएं, मेरे अंदर जनन अवस्था आ रही है, कैसे पता लगा? शरीर में चेंज आए, क्या दाढ़ी मूछ आई, क्या आवाज भारी हुई, क्या शुक्राणु निर्माण स्टार्ट हो गया। उसी प्रकार मादा में जनन प्रवस्था आई, प्यूबर्टी आई, वयस्क अवस्था आ गई है, कैसे पता लगा? स्तन ग्रंथियों का विकास होने लग गया था। आर्तव चक्र जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं मादाओं में, वो स्टार्ट होने लग गए थे, ये मादाओं में लक्षण था। ठीक है, अंड जनन प्रक्रिया चालू हो गई थी, ये लक्षण था। किसमें? जंतुओं में, है ना। अब बात आ रही थी पादपों में। पादपों में कैसे पता लगेगा कि भैया यहां पर जनन अवस्था आ गई है? तो सीधा सा बोलेंगे सर वो पादप जिनमें पुष्प होते हैं उनमें पुष्प खिलना स्टार्ट हो जाता है, पुष्प खिलना स्टार्ट हो जाते हैं। पुष्प उत्पन्न होना या पुष्प खिलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम बोलेंगे क्या आ गई है? जनन प्रवस्था। क्यों? क्योंकि पुष्प एक लैंगिक संरचना होती है। ठीक है, पुष्प एक लैंगिक संरचना होती है। ठीक है, सिंपल सा था। अब आप बोलेंगे सर जिन पादपों में पुष्प नहीं होते कैसे पता चलेगा, है ना रानी? यही पूछा ना आपने, सर जिन पादपों में पुष्प नहीं होते उनमें कैसे पता लगेगा? तो मेरे भाई ये जब आप पादप जगत चैप्टर पढ़ोगे ना, प्लांट किंगडम 11वीं कक्षा का, तब आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? आवृत बीजियों की, एंजियोस्पर्म की। अगर जिम्नोस्पर्म की बात करते तो वहां पर पुष्प तो नहीं होता लेकिन युग्मक तो होते हैं। पुष्प नहीं होता लेकिन युग्मक तो होते हैं। परागकण होते हैं, बीजांड होता है, परागकण होते हैं, बीजांड होता है। परागकण के अंदर कहीं ना कहीं नर युग्मक होते हैं, बीजांड के अंदर क्या होता है? मादा युग्मक होते हैं। जब उनका निर्माण होएगा किस पे? पत्तियों पर। याद रखना, पत्तियों पर होता है, जिनको हम बीजाणु पर्ण बोलते हैं। याद रखना, ऐसी पत्तियां जिन पर ये मादा लैंगिक अंग नर लैंगिक अंग मिलेंगे उनको हम बोलते हैं बीजाणु पर्ण, स्पोरोफिल्स बोलते हैं। जब उनका निर्माण होएगा तब हम बोलेंगे जनन अवस्था आ गई है। तो वहां पर पुष्प नहीं होंगे लेकिन लैंगिक अंग तो होंगे, याद रखिएगा। चलिए जी आगे चलते हैं बेटा जी। ठीक है, अब यहां पर दो बिंदु याद रखने जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबू ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें पुष्पन जो होता है, पुष्पन फ्लावरिंग जो होती है पूरे साल भर होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मौसमी होती है। अब देखिए पुष्प जो होता है, उस पुष्प एक लैंगिक संरचना है। एक प्रश्न बहुत फेमस है, ध्यान से सुनिएगा। पादपों में लैंगिक जनन का उत्पाद क्या होता है? आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं अभी सभी बच्चों से जितने भी मुझे देख रहे हैं, पादपों में लैंगिक जनन का उत्पाद क्या होता है? जरा जल्दी से मुझे बताएं। और मनुष्यों में लैंगिक जनन का उत्पाद क्या होता है? जरा जल्दी से मुझे बताएं। YouTube। हाँ जी, वेल डन रिया, बहुत ही अच्छे बेटा, वेल डन प्राची, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, बताएं 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 भैया। हाँ जी देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, बिल्कुल देख रहा हूं। YouTube पे जो हैं उन सभी को देख रहा हूं। हाँ जी जल्दी से बताएं। प्रियंका सैनी, जितेंद्र ऑफिशियल, आकाश, अभी, ठाकुर, कुमार, उदय, प्रियंका, आदित्य, मिस्टर श्रवण, जल्दी से मुझे बताएं। आदित्य, कुमार, सौरभ, रोहित, नितेश। क्या बात है भाई, बिल्कुल सही बताए हो रे, बहुत ही मजा आ गया। सर मनुष्यों में लैंगिक जनन का उत्पाद क्या है? शिशु है, बालक है, बच्चा है, नवजात शिशु है ना, यही है ना। और पादपों में लैंगिक जनन का उत्पाद क्या है? बीज है। बोलेंगे ना, उस बीज से नया पादप बनेगा, शिशु पूरा जीव बना रहा है। या युग्मनज बोल देता हूं भाई। जंतुओं में लैंगिक जनन का उत्पाद क्या था? सर जाइगोट, युग्मनज था। वही युग्मनज आगे चलकर पूरा का पूरा एक नया जीव बना रहा है। यस, वही पादपों में अगर मैं बात करूं, ऐसे पादप जिनमें बीज होते हैं, तो बीज क्या है? लैंगिक जनन का उत्पाद है। सिंपल सा था ना, सिंपल सी चीज थी। याद रखना, ये नीट में प्रश्न पूछा जाता है, लैंगिक जनन का उत्पाद क्या होता है? तो आप सीधा बोलेंगे सर पादपों में क्या होता है? बीज होता है। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, क्या पुष्प आगे चलकर बीज बनाएगा? यस। और वो बीज किसके अंदर होएगा? सर फल के अंदर होएगा। फल के अंदर बीज है।
अब फल किस में मिलेगा? केवल उन्हीं पादपों में जिनमें पुष्प होएगा। यस, जिनको हम आवृत बीजी बोलते हैं, जिनको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं, जिनमें अंडाशय मिलता है, अंडाशय के अंदर बीजांड मिलता है, बीजांड आगे चलकर बीज बनाता है और अंडाशय आगे चलकर फल बनाता है। तो जिनको समझ में आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है टेंशन मत लीजिएगा, अगला जो चैप्टर आएगा उसमें ये सारी चीजें आएंगी। अभी सिर्फ इतना सा, पुष्प एक लैंगिक संरचना है और लैंगिक संरचना का जब जनन हो जाएगा तो उत्पाद बनेगा क्या? बीज। आपने बोला ठीक है सर समझ में आ गया, फल होएगा, फल के अंदर होएगा क्या? बीज। मैंने आपसे एक सिंपल सी बात पूछी, क्या हर पादप पूरे साल भर पुष्पन करता है क्या? हर पादप, या कुछ मौसमी भी होते हैं? कुछ ऐसे पादप हैं जो पर्टिकुलरली एक मौसम में आते हैं, जैसे आप मुझे बताना आम। आम क्या एक मौसमी पादप है या नहीं? आम पूरे साल भर आम मिलते हैं आपको। अगर आम एक फल है, उसके अंदर बीज है, तो ये कहीं ना कहीं संरचना किससे आती है? पुष्प से। तो आम के जो पुष्प होते हैं क्या वो पूरे साल भर आते हैं क्या? पूरे साल भर आते हैं कि ये मौसमी होते हैं? सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, सिंपल सा। सर ये मौसमी होते हैं, मौसमी होते हैं, यानी एक निश्चित मौसम में ही इन पादपों में क्या होता है? पुष्पन होता है। एक निश्चित मौसम में ही इन पादपों में क्या होता है? पुष्पन होता है। ठीक है, चलो एक हमने देखा कि ऐसे पादप जिनमें पर्टिकुलर मौसम में क्या हो रहा है? पुष्पन हो रहा है पर्टिकुलरली। कुछ ऐसे पादप भी बता सकते हो जिनमें लगभग 50 से 100 वर्ष में पुष्पन होता है? 50 से 100 वर्ष में पुष्पन होता है, 50 से 100 वर्ष में पुष्पन होता है। कोई बता सकता है एक पेड़ जो 50 से 100 वर्ष के बाद पुष्प उत्पन्न करता है? क्या बात है, जबरदस्त, वेल डन, बहुत ही बढ़िया। खुशहाल, रिया, प्राची, वेल डन, क्या बात है, मजा ही आ गया भैया। हाँ जी, तुषार पंचोली बेटा पढ़ने आया है, क्या करने आया है? हैं? मेरे को भी बोल दे आई लव यू, मैं भी बहुत प्यार करता हूं आपसे। क्यों भाई? चलो जी, बहुत सिंपल सा आंसर था। क्या? बेम्बू बांस। सिंपल सा, क्या? बांस। हाँ जी, तो याद रखना बांस जो होता है उसमें पुष्पन 50 से 100 वर्ष की, 50 से 100 वर्ष बाद क्या होता है? पुष्पन होता है। ठीक है, एक और चीज आपने याद रखनी है। अगर आपको नीचे लाल पट्टी दिखाई दे रही है तो मैं 1 मिनट के लिए हटवा देता हूं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक और पादप है, आपने नाम नहीं भूलना है, स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना। स्ट्रोबी, याद रखना, स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना, जिसे हम नीला करौंजी भी बोलते हैं। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, डेफिनेटली पढ़ा होगा, नीला करौंजी। यस, है ना? इसमें पुष्पन कितने वर्षों के बाद होता है? कोई मुझे बताएगा? बताएं 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 सर, पॉइंट्स को लिखिए प्लीज, प्लीज। लिख तो दिया मेरे भाई, और क्या लिखूं? जनन अवस्था पादपों में देख रहे हैं, पादपों में जब जनन अवस्था आएगी तो कैसे पता लगेगा? पुष्प उत्पन्न होने लग जाएंगे, पुष्प खिलने लग जाएंगे, वो पुष्प जो आगे चलकर फल का निर्माण करेंगे जिसमें बीज होएगा। ये सीधी सी बात मैंने बताई। फिर हमने बात करी कि कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो पूरे साल भर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मौसमी होते हैं, जैसे मौसमी हमने बात करी आम की। फिर हम बात करें कि 50 से 100 वर्ष में पुष्पन किस में हो रहा है? सर बांस में हो रहा है। फिर हमने बात करी कि स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना, जिसको हम नील करौंजी बोलते हैं, जो कुछ इस तरीके के होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं। हाँ जी, कलरफुल है, मजा आया, कैसा लगा? बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही लुभावने, बहुत ही प्यारे। हाँ जी, मजा आया कि नहीं आया? आया मजा, मेरे को तो बड़ा मजा आया इनको देख के। आप पता नहीं आपको आया कि नहीं आया। तो ये है नील करौंजी। ये कौन है? नील करौंजी है। ये स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना है, जो
12 वर्ष में, हर 12 वर्ष में, कब? हर 12 वर्ष में, यहां पर लिख दूं, दिखाई दे जाएगा, 12 वर्ष में क्या करते हैं? पुष्पन उत्पन्न करते हैं। जैसे आपका 2006, अब आपने ये फिक्स्ड फिगर याद रखने, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी बोलती है 2006 सितंबर अक्टूबर में पुष्पन हुआ था, ये हमारी एनसीईआरटी बोलती है। ठीक है, 12 वर्ष में होते हैं तो सीधी सी बात है, उसके बाद 2018-19 में भी हुआ होगा, यस हुआ होगा, लेकिन हमारी एनसीईआरटी बोलती है 2006 में हुआ था, सितंबर अक्टूबर में, जिससे केरला, तमिलनाडु, कौन कौन? केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है, ये जो जगह हैं यहां पर जो पहाड़ी इलाके हैं मेनली, ये भी हमारे, ठीक है, यहां पर मतलब जो रोड थी ना, रोड्स जो थी वो पूरी भर गई थी इनके पुष्प से, इतना ज्यादा पुष्पन हुआ था इनमें। अब खुद सोचिए ना भैया, 12 वर्ष के बाद पुष्प निकाल रहा है ना, भरे बैठे हैं ये पेड़, 12 वर्ष से भरे बैठे हैं ये पेड़, 12 वर्ष बाद लो दे धमाधम निकाल दिए निकाल दिए निकाल दिए, पूरी गलियां, पूरे रोड जो हैं इनसे भर गए थे, जिनको देखने के लिए बाहर से सैलानी तक आए थे। यस, बिल्कुल आते हैं देखने के लिए। ठीक है, तो ये चीज सिंपल सी है, याद रखना। नॉल कौन? स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना नीला करौंजी 12 वर्ष में पुष्पन करता है। 2006 सितंबर अक्टूबर के महीने में पुष्पन किया था, जिससे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु जो क्षेत्र जो है वहां पर रोड जो है वो बिछ गई थी इनके पुष्पों से, जिनको देखने के लिए आपके सैलानी आए थे। अब जरा खुद कॉमन सेंस लगाए, हम पढ़ क्या रहे? पढ़ते पढ़ते आहा बड़ा अच्छा लग रहा है, मौज आ गई सर, बड़ा ही प्यारा लग रहा है ये, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं बाबू? हम पढ़ रहे थे कौन सी अवस्था? जनन प्रावस्था। कौन सी अवस्था? जनन प्रावस्था। एक वो अवस्था जिसमें एक जीव जनन योग्यता दर्शाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर किसका निर्माण हो जाता है? जनन अंगों के अंदर युग्मकों का निर्माण होने लग जाता है। पादपों में लैंगिक अंग का पूर्ण विकास हो जाता है। कौन? पुष्प का निर्माण हो जाता है। वहीं मनुष्यों की अगर बात करूं या जंतुओं की बात करूं तो शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण भी हो जाता है। अब जनन योग्य है। ठीक है, हाँ जी। अब सीधी सी बात है, ये जीव थोड़ा सा और विकास करेंगे, लैंगिक अंग और थोड़े से बड़े हो जाएंगे। अच्छी तरीके से जब विकास हो जाएगा तो जनन योग्यता दर्शा देंगे, जनन हो जाएगा, अगली पीढ़ी आ जाएगी। अब धीरे धीरे भैया ये जो जीव जो जितने भी हैं, अब सब ये अगली पीढ़ी ले आएंगे और अगली पीढ़ी लाने के बाद अब इनमें धीरे धीरे आएगा बुढ़ापा, धीरे धीरे आएगी क्या? जीर्ण अवस्था, धीरे धीरे आएगी क्या? वृद्ध अवस्था। सीधी सी बात है। ठीक है, अब इस अवस्था में कहीं ना कहीं आप अच्छे तरीके से जानते हैं, एक जीव जो होता है, ठीक है, उसके शरीर की जो उपापचय अभिक्रियाएं वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। उसके शरीर में विघटनकारी अभिक्रियाएं थोड़ी सी बढ़ने लग जाती हैं, निर्माणकारी थोड़ी सी कम हो जाती है, जिससे शरीर जो है उसमें बुढ़ापा पैदा हो रहा है। सिंपल शब्दों में भैया जीर्ण अवस्था आ गई है, बस। ठीक है, चलिए जी, यही था सिंपल सी चीज, समझ में आ गया। चलें आगे, नो कंफ्यूजन, पक्का आगे चलें। अब ये थी जीवन की कुछ अवस्थाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। ये तो हमने बात करी कि वो जीव जो लैंगिक जनन करेंगे उनके लैंगिक जनन में कहीं ना कहीं जीवन में अवस्थाएं आएंगी। मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं आएंगी। सबसे पहले किशोर अवस्था, जब विकास होएगा, वृद्धि होएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जनन अवस्था, जिसमें लैंगिक अंगों का विकास हो चुका है, अब उनमें युग्मक का निर्माण हो चुका है, अब वो जनन योग्य है। फिर उसके बाद जब जनन योग्यता दर्शाने लग जाएंगे और बड़े हो जाएंगे, कहीं ना कहीं अगली संतान ले आएंगे, फिर धीरे धीरे लास्ट में क्या आ जाएगा? बुढ़ापा आ जाएगा और फाइनली टाएं फिस मृत्यु हो जाएगी। ये तो हमने सिंपल सी अवस्थाएं पढ़ी। अब हम बात कर रहे हैं लैंगिक जनन के दौरान कौन सी घटनाएं होती हैं। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं लैंगिक जनन के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? युग्मकों का क्या होता है? निषेचन होता है, या युग्मकों का संलयन होता है, उससे हम क्या बोलते हैं? निषेचन। आप बोलेंगे सर 2 पॉइंट क्यों दे रखा है, दूसरा बिंदु क्यों दे रखा है निषेचन? क्योंकि निषेचन से पहले क्या होएगा? निषेचन पूर्व घटना।
और निषेचन के बाद क्या होएगा? निषेचन पश्चात घटना, यानी कुल मिलाकर 3 घटनाएं हैं। निषेचन होएगा, निषेचन से पहले क्या होएगा, निषेचन के बाद क्या होएगा। तो निषेचन से पहले क्या होएगा वो हम देखेंगे, फिर होएगा निषेचन, निषेचन के बाद क्या होएगा वो हम देखेंगे। आइए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, निषेचन पूर्व घटना। अब आप मुझे बताएं निषेचन का मतलब क्या था? सर नर और मादा युग्मक का संलयन, यही था ना। एक नर जो है वो नर युग्मक बनाता है, एक मादा जो है मादा युग्मक बनाती है, उनका हमें संलयन कराना होता है, वो क्या कहलाता है? निषेचन। लेकिन निषेचन से पहले क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात है बेटा जी, 2 चीजें करनी पड़ेगी, युग्मक बनाने पड़ेंगे और फिर उन युग्मकों को ट्रांसफर करना पड़ेगा। सोचिए मैं एक नर हूं, एक मादा है, मैंने क्या बनाया? शुक्राणु, मादा ने क्या बनाया? अंडाणु। ये प्रक्रिया क्या कहला रही है? युग्मक जनन। अब क्या होएगा? नर अपने शुक्राणुओं को मादा शरीर में स्थानांतरित करेगा, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? युग्मक स्थानांतरण। सिंपल सा था। तो यहां पर ये 2 प्रक्रियाएं होने वाली है, पहले युग्मक बनाओ, फिर युग्मकों को स्थानांतरित कर दो, स्थानांतरित करने के बाद उनका फिर क्या होएगा साहब? निषेचन होएगा, निषेचन से युग्मनज बनेगा, युग्मनज से फिर उसके बाद की जो घटनाएं होंगी वो ये वाली होंगी जो हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? युग्मक जनन। ध्यान से सुनिएगा, हाँ जी ध्यान से सुनिएगा। अंजना दिवाकर नहीं पता, कोई बात नहीं, हाँ जी चलें आगे। बहुत ही बढ़िया कुमार सौरभ, बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, युग्मक जनन, युग्मक जनन, युग्मक जनन, ठीक है। चले कुमार सौरभ, युग्मक जनन, युग्मक जनन, युग्मक जनन। बाबू यहां पर फोकस कर ले, ठीक है। और ये जो स्पैम 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 जो खेलते हो, खेल लो, मेरी सेहत पे तो रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो सीरियसली पढ़ेंगे, जिनको स्पैम 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 खेलना है खेल लो, अपनी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उन बच्चों की सेहत पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा जो सीरियसली सुन रहे हैं, जो सीरियसली पढ़ रहे हैं। चलिए जी आइएगा, युग्मक जनन। युग्मक जनन की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए युग्मक की हम बात करें तो सबसे पहला बिंदु जो आता है युग्मक जनन, जिसको हम क्या बोलते हैं? गैमीटोजेनेसिस। क्या बोल रहे हैं? गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट्स का निर्माण, यानी युग्मक का निर्माण, ठीक है। हम यही बोलेंगे मुख्य रूप से। नर युग्मक जो होते हैं और मादा युग्मक, एक है नर युग्मक और एक है मादा युग्मक। नर युग्मक को हमने बोला शुक्राणु, मादा युग्मक को हमने बोला अंडाणु, ठीक है। तो नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण और मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण, प्रक्रिया क्या कहला रही है? युग्मक जनन, ठीक है। अब मैं आपसे ना एक सिंपल सी चीज पूछता हूं, वैसे तो आप यहां पर देख सकते हैं, नहीं देख रहे, चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं। आप मुझे एक सीरियस सी एक सिंपल सी चीज बताना, आपको बेटा इनमें से कौन सा नर युग्मक दिखाई दे रहा है और कौन सा मादा युग्मक दिखाई दे रहा है? चलो मैं लिख देता हूं, ये ए है, ये बी है, बताओ कौन सा नर युग्मक है, कौन सा मादा युग्मक है, जल्दी से बताओ। हाँ जी बताएं बताएं बताएं, दोनों में से कौन सा नर युग्मक है, कौन सा मादा युग्मक है? बता पा रहे हैं क्या? हाँ जी, कौन सा नर है, कौन सा मादा है, बता सकते हो? सर ए फीमेल है और बी मेल है। अरे बाबा, हाँ जी, कौन सा नर है, कौन सा मादा है? सर ये दोनों, सर ए युग्मक, ए मादा युग्मक है और बी नर युग्मक है। कैसे पता बेटा तेरे को, कैसे बता? कोई जादुई चिराग घिसा था, उसमें से जीनी निकला था, उसने बताया कि ए मादा है और बी नर है? सर दोनों मादा हैं। अरे वाह रे वाह, मेरे को इतनी सी बात बता दो, तुम्हें कैसे पता लग रहा है इनमें से कौन सा? ये निश्चित है, ध्यान से सुनो, ये निश्चित है इनमें से एक नर है और एक मादा है। ये निश्चित है इनमें से एक नर है, एक मादा है। मैंने आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा कि आप जानते हैं इसमें से कौन सा नर है, कौन सा मादा है? आप में से कईयों ने बोला यस सर ए मादा है बी नर है, कईयों ने बोला सर ए नर है बी मादा है। जय हो प्रभु आपकी, जय हो। बेटा जी ये दोनों जो हैं दिखने में समान है। ऐसे युग्मक
जो दिखने में समान है, जो हम नहीं पता लगा सकते देखने से कि कौन सा नर है कौन सा मादा है, क्योंकि दिखने में इनकी आकृति और आकार कैसी होती है, सेम होती है, समान होती है, तो नहीं पता लगा सकते कौन सा नर है कौन सा मादा है। प्रभु ऐसे युग्मक को हम बोलते हैं समयुग्मक। क्या बोलते हैं? समयुग्मक। ठीक है, याद रखना, भूल मत जाना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोगैमेट्स। ठीक है, याद रहेगा। और ऐसे युग्मक जब संलयन करते हैं ना, तो ऐसा, ध्यान से सुन लो बेटा, बातें करोगे तो फिर ये ऊपर से निकलता जाएगा सारी चीजें। ठीक है, अगर आप सीरियसली पढ़ने आए हैं, है ना, तो ध्यान से पढ़ो। तो समयुग्मक का मतलब क्या था? जब युग्मक कैसे होते हैं, समान होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? समयुग्मक बोलते हैं, आइसोगैमेट्स बोलते हैं। और ऐसे युग्मक जब संलयन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं समयुग्मकी संलयन, आइसोगैमी। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? समयुग्मकी संलयन यानी आइसोगैमी, जो लैंगिक जनन का एक प्रकार है। याद रखना, तो लैंगिक जनन का एक प्रकार था कौन सा? समयुग्मकी संलयन यानी समयुग्मकों का संलयन, जिसको हमने बोला आइसोगैमी। एक ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें आइसोगैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं। आप बोलेंगे सर किसमें मिलता है? पूछिए सर ये किसमें मिलता है? तो प्रभु उत्तर देख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। ये मिलते हैं हमारे, एक आपने अगर नाम सुना हो, एक हरी शैवाल होती है जिसका नाम होता है क्लेमाइडोमोनास, सुना है? तो क्लेमाइडोमोनास डेब्रिएनम। आप पूछेंगे सर ये डेब्रिएनम क्या है? बेटा आपका वैज्ञानिक नाम क्या है? आप बोलेंगे सर होमोसेपियंस, है ना? वैसे हमारा वास्तविक वैज्ञानिक नाम क्या है? हम हैं होमोसेपियंस सेपियन। होमो क्या हमारा वंश, सेपियन क्या हमारी जाति, और एक और सेपियन होती है, हम हैं उपजाति। अब ये थोड़ा सा अलग दिशा में चला जाएगा। प्रभु मेरे को इतनी सी बात बताओ, पाइजम सेटिवम नाम सुना है ना? होता है ना, मटर का वैज्ञानिक नाम होता है। पाइजम क्या है? सर वंश। सेटिवम क्या है? सर जाति। मेंजीफेरा इंडिका नाम सुना है? मेंजीफेरा क्या है? सर वंश। इंडिका क्या है? सर जाति। तो जरा सोचिए, क्लेमाइडोमोनास क्या है? सर वंश। उसकी क्या है? ये जाति। कौन? डेब्रिएनम। तो क्लेमाइडोमोनास डेब्रिएनम ये कौन है? ये एक हरी शैवाल है। कौन है ये? हरी शैवाल है, जो थैलोफाइट समूह के अंतर्गत क्लोरोफाइसी समूह में आती है, जिसे हम हरी शैवाल बोलते हैं। अगर ये समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो अभी बंद कर फोन और चादर डाल के सो जा, नहीं तो फोन टीवी चला और देखने लग जा क्या? पोकीमोन। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल सी चीज थी, देखने से नहीं पता लगा सकते कि कौन सा युग्मक नर है कौन सा मादा है, यानी आकृति और आकार दोनों बराबर हैं, सेम है। ये भी गोलाकार है, ये भी गोलाकार है, ये भी इतना ही बड़ा है, ये भी इतना ही बड़ा है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? समयुग्मक। अब आप मुझे बताएं सर, ये तो पहली परिस्थिति हो गई। अब आप मुझे बताएं इनमें से कौन सा नर है कौन सा मादा है, जरा जल्दी से मुझे बताओ। ये दूसरी परिस्थिति है, इसको मैं बोल देता हूं 1, इसको मैं बोल देता हूं 2। जल्दी से बताओ, फटाफट जल्दी से, इनमें से कौन सा नर है कौन सा मादा है? 1 नर के 2 नर के 1 मादा के 2 मादा। विशाल इंडिया पूरा तो करने दे बेटा, पूरा तो करने दे, समझ में आएगा। जल्दी से बताओ। 1 के 2, 1 क्या है? और सर बी नर है और ए मादा है। सर 1 मादा है और 2 नर है। चलो जी, अब ध्यान से सुनना बेटा, ना ही मैं इसको नर बोल रहा हूं ना ही मैं इसको मादा बोल रहा हूं। ये नर भी हो सकता है, मादा भी हो सकती है, ये नर हो सकता है, मादा हो सकती है। यानी इस परिस्थिति में भी हमें नहीं पता कौन सा नर है कौन सा मादा है। लेकिन ध्यान से सुनना, यहां पर जरा संरचना देखो, यहां पर आकृति देखो और आकार देखो। जरा देखिए आकृति कैसी है? सर दोनों में गोलाकार है,
सर जी दोनों में गोलाकार है। मैंने कहा उड़ी बाबा, समझ में आया तुम्हें? तो सर दोनों गोलाकार है, बड़ा वाला भी गोलाकार है, छोटा वाला भी गोलाकार है, यानी दोनों की आकृति तो सेम है, आकृति सेम है, लेकिन आकार जो है वो अलग था। एक वड्डा था, वड्डा यानी एक बड़ा था, और एक छोटा था। एक बड़ा है और एक छोटा है, यानी अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसे युग्मक जिसमें हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा नर है कौन सा मादा है अभी भी, ऐसे युग्मकों को हम बोलते हैं, याद रखना, असमयुग्मक। असमयुग्मक, एन आइसोगैमेट्स। दिखाई दे रहा है कि लाल पट्टी आ रही है? दिखाई दे रहा है, एन आइसोगैमेट्स। अब बेटा जी अगर आप सीरियसली सुन रहे हैं तो आप मेरे प्रश्न का आंसर दे दीजिए। जब समयुग्मकों का संलयन हुआ, जुड़े, तो ऐसा लैंगिक जनन क्या कहला रहा था? समयुग्मकी संलयन या आइसोगेमी कहला रहा था। अब आप मुझे बताएं, ऐसा इसमें ये हो सकता है नर हो सकता है मादा हो, इसमें हो सकता है ये नर हो सकता है मादा हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों का आकार जो था वो अलग अलग था। एक बड़ा है और एक, जो बड़ा कह रहा हूं, एक बड़ा है और एक छोटा है। ठीक है, आकृति समान है, दोनों गोलाकार है, लेकिन आकार अलग है। इनको हम बोलते हैं असमयुग्मक, एनाइसोगैमेट्स। तो इनका फ्यूजन जो होएगा वो क्या कहलाएगा? एन आइसोगेमी। एन आइसोगेमी, असमयुग्मकी संलयन, असमयुग्मकी संलयन। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर ठीक है समझ में आ गया, ये तो ठीक है समझ में आ गया, सर इसका उदाहरण, सर ऐसा उदाहरण, सर इसका उदाहरण बताओ, ये किस में मिलता है? लो प्रभु इसका उदाहरण भी बता देते हैं। लो जी इसका उदाहरण ना यहां पर बता रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, चलो जगह बना लेते हैं। हम इंडियंस हैं, हम जुगाड़ू हैं। ठीक है, हम फेमस ही किस चीज के लिए? जुगाड़ के लिए। ठीक है, हाँ जी बेटा जी, इसका उदाहरण सिंपल सा याद रखना है, क्या? क्लेमाइडोमोनास। आप बोलेंगे सर उड़ी बाबा, सर क्लेमाइडोमोनास तो अभी आया था, वापस से क्लेमाइडोमोनास? मैंने कहा हाँ जी, लेकिन क्लेमाइडोमोनास क्या था? वंश था, उसकी जाति कौन सी थी? सर डेब्रियनम। कौन सी थी? डेब्रियनम। ठीक है, एक दूसरी जाति सर ब्रोनी। दूसरी जाति कौन? ब्रोनी। ठीक है, आप मुझे बताएं, आप में से केक किस किस ने खाया? केक खाया होगा, पेस्ट्री खाइए, पेस्ट्री खाइए। मेरे को अच्छे तरीके से याद आ रहा है, जब मैं पहले पढ़ाता था ना, जहां पर भी पढ़ाता था, मैं आपको बताता हूं, वहां पर ना एक बेकरी थी, उस बेकरी का नाम था ब्राउनी। उस बेकरी का नाम क्या था? ब्राउनी। और कई बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे को जानते होंगे, शायद मेरा ये लेक्चर कभी ना कभी देखेंगे तो उनको याद आ जाएगा। जब मैं उनको पढ़ाता था तो मैं उनको बोलता था कि अगर याद ना रहे ना तो वहां पर चले जाना, उस दुकान पर चले जाना जहां पर केक मिलता है, उस दुकान का नाम क्या है? ब्राउनीज है। उस बेकरी का नाम क्या था? ब्राउनीज था। मैंने कहा याद रखना, ब्राउनीज में मिलते हैं क्या? एनाइसोगैमेट्स। कौन? क्लेमाइडोमोनास ब्रोनी। याद रहेंगे? भूलेंगे तो नहीं, याद रखना। ठीक है, तो क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, क्लेमाइडोमोनास ब्रोनी है वैसे ये, क्लेमाइडोमोनास ब्रोनी। ये कौन था बेटा जी? याद रखना, ये भी हरी शैवाल है, लेकिन जाति कौन सी थी? ब्रोनी। यहां पर जाति डेब्रियनम। दोनों समझ में आ गए? एक तीसरी परिस्थिति में आपको और बताने वाला हूं, जरा गौर से सुनिएगा। हालांकि पहले एक बार देख लेते हैं इसको। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहे? पहले इधर देखना, इसको देखो। बता सकते हो कौन सा नर है कौन सा मादा है? नहीं सर, दोनों सेम टू सेम है, सेम टू सेम। हाँ जी, कैसे सर? सेम टू सेम है, कोई तकलीफ नहीं ना? क्या है? समयुग्मक। ठीक, इसको देखो सर, एक वड्डा है, बड़ा है, और सर एक हुई 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 इत्तू सा, ये छोटा सा। ये क्या है सर? असमयुग्मक है। ये भी गोलाकार, ये भी गोलाकार, लेकिन एक का आकार बड़ा, एक का आकार छोटा। ओहो हो, असमयुग्मक। अब तीसरी परिस्थिति को हम यहां पर लिख देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए।
आइए बेटा, तीसरी परिस्थिति बहुत ही सिंपल। तीसरी जो परिस्थिति है उसको हमने बोला है विषम युग्मकी या विषम युग्मक oogametes। oogametes। अब देखिए यहां पर विषम युग्मक और असम युग्मक में क्या अंतर था। देखिए समयुग्मक का मतलब जो समान होंगे। देखिए हमेशा वर्ड को बायोलॉजी से ना क्या करो, पीआर करो, उनके शब्दों से पीआर करो। जरा करो पीआर, किससे? बायोलॉजी के इस शब्द से। समयुग्मक यानी युग्मक जो समान है, जो समान है कि नहीं है? हां जी सर समान है। सर युग्मक जो असमान है, असमान है। असमान किस आधार पर? आकार के आधार पर। किस आधार पर? आकार के आधार पर। कैसे हैं? अलग अलग है, असमान है। ठीक है। अब तीसरी परिस्थिति, सर विषम युग्मक। अब ऐसे कैसे युग्मक? अब हमने बोला कि भैया एक है बड़ा और एक है छोटा, एक है बड़ा एक है छोटा, है ना। यानी आकार जो है वो तो अलग है। आकार कैसा है? सर अलग है। और आकृति भी तो देखो ना प्रभु। हेलो गाइज, माय नेम इज रितु। क्या करें फिर? पढ़ाई पर ध्यान दो। हां जी, आकार अलग है और आकृति भी अलग है। खुद देख लो, एक इसको देखो ये है शुक्राणु, एक इसको देखो ये है अंडाणु। ये गोल गोल है और ये जैसा भी है, चूहे जैसा पूंछ लटकती हुई, है ना। जिसमें से आकृति भी अलग है, आकार भी अलग है। जिसमें पर्टिकुलरली जो बड़ा है वो मादा है और जो छोटा है वो नर है। हां, यहां पर मैंने आपसे पूछा बताओ यहां पर मादा कौन सी है, नर कौन सा युग्मक है, तो आपने बोला सर बड़े वाला मादा युग्मक, छोटे वाला नर युग्मक। और मादा युग्मक ज्यादातर कैसे होते हैं? अचल होते हैं। और नर युग्मक कैसे होते हैं? चलायमान होते हैं। कैसे होते हैं? चलायमान होते हैं। प्रभु ऐसे युग्मकों को हम क्या बोलते हैं? विषम युग्मक। और ऐसे युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? विषम युग्मकी संलयन, oogamete। इसको हम क्या बोलते हैं? विषम युग्मक संलयन या oogamete। oogamete क्या बोलते हैं? oogamete। एक काम करो, अपने घर पे जोर जोर से चिल्लाओ, बोलो oogamete, मजा आएगा। हाँ, ऐसे ही तो याद होंगी चीजें, ऐसे थोड़ी ना होती है। पढ़ाते जा रहे पढ़ते जा रहे इंटरेस्टिंग आएगा ना। इंटरेस्ट लो, मजा लो। किसका? बायो का। एक फिल्म चल रही है, बस फिल्म की तरह देखते जाओ। हैं, जोर जोर से बोलो अपने घर में oogamete है जी, बहुत मजा आएगा। तो बेटा जी oogamete का मतलब क्या था? जब oogametes यानी विषम युग्मक क्या करते हैं? संलयन करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? विषम युग्मकी संलयन यानी oogamete। अब आप पूछेंगे सर इसका उदाहरण आप मुझे बताओ, हमारे अंदर क्या मिलता है मनुष्यों में? ऐसे कि ऐसे कि ऐसे, बताओ जरा जल्दी से। सर मैं जोर से चिल्लाया, बहुत ही मजा आया, बहुत ही अच्छे। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताओ हमारे अंदर कैसे मिलते हैं? हमारे अंदर सर डांटेंगे घर वाले, डांटेंगे नहीं, कहेंगे पगला गया है क्या बे, कहेंगे कौन सी माता चढ़ गई है? हाँ जी, जल्दी से मुझे बताओ हमारे अंदर क्या कैसे होते हैं? बेटा जी याद रखना, मनुष्यों में सिंपल किस प्रकार के युग्मक होते हैं? ऐसे होते हैं। लेकिन एक उदाहरण मैं और बताऊंगा। एक उदाहरण इसका एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगा, मेरा बड़ा मन है बताने का। क्लेमाइडोमोनास। आप बोलेंगे सर पीछा नहीं छोड़ोगे आप क्लेमाइडोमोनास का। सर यहां क्लेमाइडोमोनास, सर यहां क्लेमाइडोमोनास, और सर यहां पे भी क्लेमाइडोमोनास हैं। हाँ जी, यहां पर भी क्या है? क्लेमाइडोमोनास। लेकिन उसकी तीसरी जाति लिख रहा हूं, कॉकीफेरा।
एक और जाति कौन सी? क्लेमाइडोमोनास कॉकीफेरा। तो सबसे पहले समयुग्मकों का उदाहरण क्लेमाइडोमोनास डेब्रियनम, फिर आपका असम युग्मक का क्लेमाइडोमोनास ब्रोनी, फिर आपने सर विषम युग्मक का लिखा क्लेमाइडोमोनास कॉकीफेरा। ठीक है, चलो सर ठीक है, यानी क्लेमाइडोमोनास, ध्यान से सुनना, मैं जो अगली चीज जो बोलने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा। क्लेमाइडोमोनास एक वंश था उसकी 3 अलग अलग जातियां थी। हाँ जी थी, और भी होती हैं। जो आपने उदाहरण लिखे हैं सर 3 जातियां, उनमें अलग अलग प्रकार के युग्मक मिल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी मिल रहे हैं। अब मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूं बेटा, इस पृथ्वी पर जब लैंगिक जनन चालू हुआ होगा, जरा फोकस करना, मेरी बातों पर गौर से सुनिएगा। इन हाथों को थोड़ा सा पीछे रखो, हाथों को थोड़ा सा पीछे रखो, ठीक है, और फोकस करो सुनने पर। ठीक है, सुनेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया है। चलो ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने आपसे बोला एक सिंपल सी चीज, इस पृथ्वी पर जब लैंगिक जनन स्टार्ट हुआ होगा, क्या स्टार्ट हुआ होगा? लैंगिक जनन। तो आपके हिसाब से मुझे बताइएगा, आपके हिसाब से सबसे पहले युग्मक लैंगिक जनन के दौरान कौन से बने होंगे? ऐसे, ऐसे कि ऐसे कि ऐसे? सोचकर मुझे बताएगा। हाँ जी बताओ, सोचो। इस पृथ्वी पर जब लैंगिक जनन स्टार्ट हुआ होगा जीवों में, तो लैंगिक जनन में तो युग्मक बनते हैं। तो सबसे पहले जब लैंगिक जनन हुआ होगा तो उस समय युग्मक कैसे रहे होंगे? ऐसे कि ऐसे कि ऐसे? बताओ। हाँ जी, बबलू कुमार MBBS। ओरे बाबा रे, मारो मुझे, मारो, हो गई तेरी MBBS हैं? बताओ कैसे रहे होंगे? सर विषम युग्मक रहे होंगे। थोड़ा सा दिमाग लगा बांगड़ू, दिमाग लगा। तुम्हारे अंदर मनुष्यों में ऐसे मिल रहे हैं। ठीक है, एक सिंपल सी चीज, चलो अगर नहीं समझ में आ रहा मैं एक सिंपल सी चीज आपसे कहता हूं। देखिए, आज से करीबन 10 से 15 वर्ष पूर्व, 10 से 15 वर्ष पूर्व जो मोबाइल आते थे, आप लोगों ने बहुत फेमस कंपनी सुनी होगी नोकिया। नोकिया के फोन आते थे कि नहीं आते थे? नोकिया के दीवार में दे मारो नहीं टूटते थे। टूटते थे क्या? नहीं। याद आ रहे हैं ऐसे फोन आते थे ना, जिसमें एक सांप वाला गेम होता था, टर 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 टर, फिर इधर मुड़ जाता था। याद आ रहा है ना? अब जरा सोचिए, उस नोकिया की फोन की तुलना आज के आईफोन से अगर मैं करूं, आज के आईफोन से, तो कौन ज्यादा फीचर्स के साथ है? कौन ज्यादा आधुनिक है? कौन ज्यादा एडवांस है? बताना। आप में से कई मजे लेंगे, मेरे को पता है। आप में से कई हैं जो बोलेंगे सर नोकिया का एडवांस है। हाँ जी बताओ, आईफोन ज्यादा एडवांस है कि वो नोकिया 555 जो पहले आता था वो ज्यादा एडवांस है? सिंपल सा प्रश्न मैंने पूछा था। आप सीधा बोलेंगे सर आईफोन ज्यादा एडवांस है, उसमें ज्यादा फीचर्स हैं, बहुत सारे, घने सारे उसमें फीचर्स हैं। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे पूछूंगा, सोच समझकर मुझे बताना, एक ऐसा जीव जो निम्न श्रेणी का है और एक ऐसा जीव जो उच्च श्रेणी का है, हम किस श्रेणी में आते हैं? हम मनुष्य उच्च श्रेणी में कि निम्न श्रेणी में? हम आईफोन है कि नोकिया 555 है? सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा। हम वी आर आईफोन कि नोकिया 555? आप सीधा बोलेंगे सर हम तो आईफोन हैं, है ना? हम ज्यादा एडवांस हैं। ठीक है, और हम अगर ज्यादा एडवांस हैं तो अब जरा खुद सोचिए, सबसे पहले जो जीव आए होंगे उनमें लैंगिक जनन के दौरान कौन से युग्मक बने होंगे? सम। फिर और चेंज आया, कैसे आए? असम। फिर और चेंज आया, बाद में कौन से आए? विषम। तो अब आप मुझे बताइएगा, क्या यहां से यहां तक, लाल पट्टी हटा दीजिए, क्या यहां से यहां तक, फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या यहां से यहां तक सबसे पहले कौन से आए होंगे जीवों में? समयुग्मक। बाद में और नए नए जीव आए, उनमें कौन से आए? असमयुग्मक। और नए नए आधुनिक जीव आए, कौन से आए? विषम युग्मक। क्या यहां से यहां तक लैंगिक जनन का विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? जल्दी से भरे
हां या ना? समझ आया कि नहीं आया? यहां से यहां लैंगिक जनन का विकास होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? बस इतनी सी बात पूछूंगा, ईमानदारी से आंसर दीजिएगा। यहां से यहां लैंगिक जनन का विकास होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? सर वंस मोर, इतना मतलब इतना कम दिमाग है, अभी भी नहीं समझ में आया तेरे को? जा बेटा जा, ये नहीं बोलूंगा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा, थोड़े से बादाम खा कर आ, अभी भी तेरे को समझ में नहीं आया? सर वंस मोर, क्या क्रिकेट खेल रहे हैं क्या सर? वंस मोर, हाँ जी हाँ जी, क्या यहां से यहां लैंगिक जनन का विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है? इतनी सी बात समझ में आई। अब ना मैं आपसे एक बहुत फेमस प्रश्न पूछने वाला हूं, जरा गौर से सुनिएगा। मैंने आपसे पूछा, मुझे ना एक ऐसा जीव बता दो प्रभु, एक ऐसा जीव बता दो, एक ऐसा वंश बता दो जो लैंगिक जनन के विकास को दर्शा रहा है। सिर्फ इतनी सी बात, एक ऐसा जीव बता दो लैंगिक जनन के विकास को दर्शा रहा है। आपका आंसर विदिन 5 सेकंड आना चाहिए। एक ऐसा जीव बता दो, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बता दो, उसका वंश का नाम बता दो जो लैंगिक जनन के विकास को दर्शा रहा है। क्यों विशाल इंडिया, अब समझ में आ गया? अभी तो कह रहा था वंस मोर। हाँ जी, वेल डन फिजा, वेल डन खुशाल, वेल डन अर्श भाई, वेल डन मोहम्मद आसिफ, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है सागर पाठक, बहुत ही बढ़िया। टी आर सैनी, वीर कुमार, उजाला, सर ह्यूमन, और ये मोरी अम्मा, हम लैंगिक जनन के विकास को दर्शा रहे हैं। भाई साहब, हाँ जी, वेल डन, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सभी। कौन? अभी अभी आपको बताया कि इसका उदाहरण क्या, क्लेमाइडोमोनास डेब्रिएनम, इसका उदाहरण क्या, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, इसका उदाहरण क्या, क्लेमाइडोमोनास कॉकीफेरा। यानी क्लेमाइडोमोनास एक ऐसा वंश था जिसमें ऐसे युग्मक भी हैं, ऐसे युग्मक भी हैं और ऐसे युग्मक भी है। यानी क्लेमाइडोमोनास लैंगिक जनन के विकास को दर्शा रहा है। डन डनाडन डन। इतनी सी बात मेरे ख्याल से अपन ने अपना 100% दे दिया। आपने लिया कि नहीं लिया ये आप पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये था बेटा जी आपका युग्मक जनन। पहला चरण था जो मैंने आपको बताया, किसका? निषेचन पूर्व घटनाओं का। दूसरा जो चरण जो आता है उसे हम बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण। लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक है जिसका नाम है जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता यानी जीवों में लैंगिकता यानी अब हम देखने वाले हैं कि जीव एक लिंगी होते हैं कि द्विलिंगी होते हैं। एक शरीर पर एक लैंगिक अंग मिलता है कि दोनों लैंगिक अंग मिलते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो आइए जीवों में हम लैंगिकता देखते हैं। सबसे पहले हम जंतुओं में देखेंगे। ये सिंपल सा है, उदाहरण लिखते जाइएगा तुरंत समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जंतुओं में हम देख रहे हैं, यानी एनिमल्स में हम देख रहे हैं एक लिंगी। एक लिंगी का मतलब यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब कहीं ना कहीं शरीर पर केवल एक लैंगिक अंग होगा, या तो नर होगा या मादा होगा, मादा होगी। या तो शरीर पर केवल एक ही लैंगिक अंग होगा, या तो नर लैंगिक अंग होगा या मादा लैंगिक अंग होगा। ठीक है, नर में ऑब्वियस सी बात है वृषण होंगे, मादा में क्या होंगे? अंडाशय होंगे। सिंपल सी बात है। या तो जीवों में हम जंतु में देख रहे हैं क्या एक लिंगी कौन से होते बेटा जी? एक लिंगी कौन? हम मनुष्य। और भैया आपके कौन? कॉकरोच होते कि नहीं होते? तो सिंपल सा उदाहरण बेटा जी याद रखिएगा। कौन बेटा जी? आपके मनुष्य है, कॉकरोच है। ज्यादातर जो आपको जीव दिखाई दे रहे हैं आसपास, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, हाथी, घोड़ा, ये सारे कैसे होते हैं? आपके एक लिंगी होते हैं। लेकिन अब आप पूछेंगे एक लिंगी का मीनिंग समझ में आ गया? एक शरीर है, या तो नर है, दूसरा मादा है। एक शरीर पर दोनों लैंगिक अंग नहीं है, लेकिन अगर दोनों लैंगिक अंग हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाई सेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट।
क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट। आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आप सभी ने केंचुआ नाम सुना है, केंचुआ। अच्छा, आपने जोंक नाम सुना है, केंचुआ नाम तो सुना होगा ना, केंचुआ, जोंक, अर्थवॉर्म, लीच, ठीक है। तो केंचुआ, जोंक क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं बेटा जी, जिसमें वृषण भी मिल रहा है, एक ही शरीर पर अंडाशय भी मिल रहा है। ये जीवों में हमने सिंपल सी जंतुओं में लैंगिकता देखी है प्रभु, सिंपल सी चीज थी, या तो शरीर पर दोनों लैंगिक अंग होंगे तो द्विलिंगी, अंग्रेजी में बोलेंगे बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट, या कैसे होंगे मेरे भाई, एक लिंगी होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे, एक शरीर पर केवल एक ही प्रकार का लैंगिक अंग होएगा। ये सिंपल सी चीज हमने जीवों में लैंगिकता देखी है, किसमें, पर्टिकुलरली किसमें, जंतुओं में। अब बात करते हैं बेटा जी किसकी, पादपों की। अब ध्यान से सुनिएगा, हाँ जी, मेंढक, अरे बाबा रे, मेंढक, हाँ जी, आइए बेटा जी, पादपों में बात कर रहे हैं, एक लिंगाश्रयी, विषम थैलेसी या एक लिंगी। अब देखिए ये जो शब्द जो था ना द्विलिंगी, ये नाम से पता लगा, द्वि मतलब दो, लिंगी मतलब लिंग, एक शरीर पर दोनों प्रकार के लिंग मिल रहे हैं। एक लिंगी मतलब एक शरीर पर केवल एक ही प्रकार का लिंग मिल रहा है। ये शब्द आसानी से समझ में आ जाते हैं, ये वाले जो जंतुओं में। पादपों वाले ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, पर्टिकुलरली कौन सा, ये विषम थैलेसी। और ना पता है ये पर्टिकुलरली इंग्लिश में ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, इंग्लिश में ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, जिनको हम ना डायशियस भी बोल देते हैं, डायशियस। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डायशियस। अब डाई 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 वर्ड आ रहा है, डाई का मतलब तो सर दो होएगा, है ना, लेकिन यहां पर ये डायशियस विषम थैलेसी, जिसको हम एकल लिंगाश्री या एक लिंगी, सीधे शब्दों में बोला एक लिंगी, कृपया करके उतार लीजिएगा बेटा जी, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये क्या होते हैं, अब सीधी सी बात है बेटा जी, पादपों में लैंगिक संरचना कौन है, पुष्प, और पुष्प में कौन होते हैं, लैंगिक अंग होते हैं। एक पुमंग होता है, एक जायांग होता है। पुमंग जो है वो नर जनन अंग को दर्शाता है, और जायांग जो होता है वो मादा जनन को दर्शाता है। अगर किसी पुष्प में मादा जनन अंग होंगे, कौन, जायांग होगा, जो बना होगा स्त्री केसर से, जिसमें वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय होंगे, तो ऐसा पुष्प क्या कहलाएगा, सर मादा पुष्प। एक ऐसा पुष्प जिसमें पुमंग होएगा, पुमंग बना होता है पुंकेसर से, पुंकेसर बना होता है परागकोश और पूतंतु से, इसको हम क्या बोलेंगे, सर ये नर पुष्प कहलाएगा। तो ऐसा पुष्प जिसमें केवल एक लैंगिक अंग मिलेगा क्या कहलाएगा, एक लिंगी। ऐसा पादप क्या कहलाएगा, एकल लिंगाश्री। खत्म, सीधी सी बात है। बताएं भैया समझ में आया कि नहीं आया। हाँ जी सर, जोंक पकड़ लिया, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी बेटा, इसका उदाहरण जरूर याद रखना, खजूर, मार्केंशिया, मार्केंशिया खजूर याद रखना। मार्केंशिया आप अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर नहीं जानते तो याद रखना, ये एक ब्रायोफाइट है। कौन है ये, एक ब्रायोफाइट है, याद रखना कौन, मार्केंशिया। खजूर का पेड़ आपने देखा होगा, नहीं देखा तो खाया होगा खजूर, ठीक है, सिंपल सा था। आई बात समझ में, बहुत ही बढ़िया। ये था हमारा क्या, पादपों में एक लिंगिता। अब सब द्विलिंगिता। अब द्विलिंगी को हम नाम क्या देते हैं, उभय लिंगाश्री या समथैलेसी। उभय लिंगाश्री या समथैलेसी किसको, द्विलिंगी को। यानी एक पुष्प में दोनों लैंगिक अंग होंगे, पुमंग भी होगा, जायांग भी होगा, मादा लैंगिक अंग भी होगा, नर लैंगिक अंग भी होगा। जरा जल्दी से मुझे बताएं, यहां तक की चीज समझ में आ गई है। इसका सिंपल सा उदाहरण भैया मेरे, नारियल, याद रख लेना। एक और उदाहरण, कारा, काला नहीं रे, कारा। कारा कौन है, ये एक हरी शैवाल है। कौन है ये, एक हरी शैवाल है। सिंपल से दो उदाहरण याद रख लीजिएगा, कृपा होएगी। हाँ सर, आप 4 बजे तक पढ़ाएंगे, बस इतना ही पढ़ाएंगे आज इतना ही पढ़ाएंगे अपन, ठीक है। तो ये था बेटा जी जीवों में लैंगिकता। इससे पहले हमने देखा था क्या, युग्मक जनन। अब सब समय हुआ है आपके क्विज का। बताओ रेडी हो, आर यू गाइज रेडी? गाइज, हाँ जी गाइज, रेडी हो आप? चलिए जी सर, प्रश्न नहीं आया, ले बेटा आ रहा है, फुदकता फुदकता तेरे पास आ रहा है। चलिए जी, पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ फर्स्ट,
मनुष्यों के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है? बहुत ही सिंपल। आदिल खान वेलकम बच्चे। सर हम कैसे पहचानेंगे किसको बेटा? पहले प्रश्नों का आंसर दो भैया। मनुष्य में जो युग्मक होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? फटाफट 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 फटाफट। सेकंड, आइपोमिया बटाटा यानी शकरकंद जो थी उसमें भोजन किसमें संग्रहित होता है? कौन था शकरकंद? मूलकंद था, स्तंभकंद था, कलिका थी या पत्तियां थी? कौन था शकरकंद? चलिए तीसरा प्रश्न, कौन से तने का रूपांतरण नहीं है? अदरक, शकरकंद, आलू, लहसुन। तने का रूपांतरण नहीं है। हां जी, आखिरी प्रश्न, अदरक का पौधा एक भूमिगत तना है जो कि होता है कंद, फाइलोक्लेड, प्रकंद, राइजोइड। कर लिया? चलिए जी सर प्रश्न नहीं आया, प्रश्न तो आ गया बेटा। चल अब हुआ समय समाप्त और इसी के साथ हमारे थे 4 प्रश्न। धे धड़ाधन मैंने सारे के सारे प्रश्न एक साथ दे दिए हैं। ठीक है, तो वो बच्चे जो स्टार्टिंग में प्रश्न करके चले जाते हैं ना, कल से टिकेंगे। आए, ढोक दिया और चले गए, ऐसा काम नहीं करना है भैया। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा लेक्चर देखना। देखो आपको, हाँ जी, करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना? चलो सर चारों सही है, क्या बात है विशाल इंडिया, बहुत ही बढ़िया। मनुष्य में युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? अरे भैया मनुष्य में जो युग्मक होते हैं कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। और अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। मेरी एक कोशिका कैसी होती है? द्विगुणित होती है। द्विगुणित का मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं कोशिका में। युग्मक जो होते हैं हमेशा कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। 23 होते हैं गुणसूत्र। तो करेक्ट आंसर था यहां पर 23। अब वो बच्चे जो बार बार 46 कर रहे थे, पता नहीं क्या ही पढ़ाई करी है, गलती करी है। सुनना, आप ध्यान से सुनना, ये चीज मैं आपको कल आकर बताऊंगा। अगुणित का मतलब, द्विगुणित का मतलब, क्या मतलब होता है अगुणित का, क्या मतलब होता है द्विगुणित का, कल आकर बताऊंगा। जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनको कल आकर बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना सा याद रखना, युग्मक हमेशा कैसा होता है? अगुणित होता है। मनुष्य में जो युग्मक अगुणित होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। एक शुक्राणु अगुणित है, 23 गुणसूत्र है। एक अंडाणु अगुणित है, 23 गुणसूत्र है। जब दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? युग्मनज, जिसमें कितनी कोशिका, कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जी। दूसरा था शकरकंद जो था, पहली बात जरा सोच समझ कर मुझे बताएं। कल मैंने आपको बताया था शकरकंद क्या है? एक मूल है कि तना है? आप सीधा बोलेंगे सर एक मूल है। कौन? शकरकंद। शकरकंद, स्वीट पोटैटो, आइपोमिया बटाटा, आइपोमिया बेटेटस कौन होता है बेटा जी? याद रखना कौन? एक मूल होती है, एक अपस्थानिक मूल होती है, एक एडवेंटेशियस रूट होती है जो भोजन को संग्रहित करती है। याद रखना, याद करिए, कल बताया था ना, आलू तना, पोटैटो स्टेम है, लेकिन स्वीट पोटैटो एक रूट है। याद रखना क्या है? एक मूल है जो कंद के रूप में मिलती है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जी, तीसरा प्रश्न, कौन सा तने का रूपांतरण नहीं है? बाबू कल बताया है आपको। अब जरा सोचिए, वो बच्चे जो रेगुलरली आ रहे हैं उनको पता होगा, कल हमने कायिक प्रवर्धन देखा था। कायिक प्रवर्धन में मैंने आपको बताया था या तो तना या मूल या आपका पर्ण। कहीं ना कहीं अपस्थानिक कलिकाएं मिल रही थी जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल थी एक नए पेड़ का निर्माण करने के लिए। जरा याद करिए, मैंने आपको पर्ण के 2 उदाहरण बताए थे, अगेव और ब्रायोफिलम बताया था। क्या थे? पर्ण के उदाहरण थे ना।
फिर मैंने आपको मूल के बताए थे, याद करिए, मैंने आपको बताया था गाजर बताया था, मूली बताया था, शकरकंद बताया था, वो क्या थी सर? मूल थी। तो यहां पर तने का रूपांतरण पूछा है और शकरकंद जो है वो एक मूल होती है, तो यहां पर आंसर तो ये है। लेकिन याद करिए तने के जब रूपांतरण पढ़े थे तो अर्धवायवीय और भूमिगत पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? अदरक क्या था? एक प्रकंद था जो क्या था? भूमिगत था। आलू क्या था? एक कंद था जो क्या था? भूमिगत था। लहसुन क्या था? एक शलकंद था जो भूमिगत था। नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। ये तीसरा प्रश्न था। चौथा, अदरक का पौधा एक भूमिगत तना है जो कि होता है, भैया भूल मत जाना, नीट में प्रश्न आया हुआ है। अदरक जिंजर चाय में डालते हो, क्या है? एक प्रकंद है, एक भूमिगत तना है। ये था सिंपल सा। चलो जी सर, व्हाइट बैकग्राउंड है तो क्वेश्चन दिखाई नहीं देते हैं। ठीक बेटा, कल से काला लेकर आऊंगा, एक नजर बट्टू और लगा दूंगा, तेरे को नजर नहीं लगेगी, ठीक है? काला लेकर आऊंगा। चलो जी, ये था बेटा जी आज का क्विज, और इसी के साथ आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम क्या पढ़ेंगे बालक? कल हम देखेंगे क्या? युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन। ये कल मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद हम देखेंगे ये क्या युग्मक का स्थानांतरण। किसका स्थानांतरण? युग्मक का स्थानांतरण। एक बच्चे ने शायद कल भी पूछा था, सर अंडाणु का जब शुक्राणु से संलयन होता है तो शुक्राणु पूरा चला जाता है कि क्या जाता है उसका? तो जल्दी से बता देता हूं, शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है ना, वो जाता है। और उसी ने शायद यही पूछा था, शायद खुशहाल बच्चा था, उसी ने शायद नहीं जौनपुर वाला था, मेरे को याद आ रहा है। और उसने ये पूछा था कि सर शुक्राणु का क्या क्या चीज जाती है? तो शुक्राणु का जो अग्रभाग जो होता है, जिसमें जो एक्रोसोम होता है, वो तो खत्म हो जाता है। ये मानव जनन चैप्टर में आप पढ़ेंगे, एक्रोसोम तो खत्म हो जाता है क्योंकि वो तो अभिक्रिया कर लेता है, उसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो तो अंडाणु की जो झिल्लियां होती हैं उसको नष्ट कर देते हैं। बचता क्या है? केंद्रक, और एक बचता है क्या? तारक केंद्र। समीपस्थ तारक केंद्र जो होता है, ये मुख्य रूप से ये जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं जाता है। समझ में आया? मध्य खंड जो होता है ना शुक्राणु का, वो नहीं जाता है। अग्रभाग जो होता है, हेड जो होता है, वो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है? एक बच्चे ने ये भी पूछा कि सर हमारे अंदर जो कोशिकाएं जो होती है, उस कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया किससे मिलता है हमें? मम्मी से कि पापा से? कल आकर बताऊंगा कि मेरे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मुझे मेरी मां से मिला है कि मेरे पिता से मिला है, ये मैं आपको कल आकर बताऊंगा। तो इसी के साथ आज के लिए राम राम जी, जय राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप